बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि आपको बाकी खबरें दूँ, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक पाकिस्तान में चल रही है, पारा चनार के अंदर अब इमदादी काफ़िला भेजा जा रहा था कि वहाँ पे अद्वियात की किल्लत है, खुराक की किल्लत है। पारा चनार आपको पता है एक दूर दराज का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का और करम एजेंसी का एरिया है। यहाँ पे एक बड़े लंबे अरसे से खाना जंगी चल रही है मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान और रस्ते बंद हैं। अब रस्ते जो हैं वो खुले हैं, एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के नतीजे में अब इमदादी काफ़िला जा रहा था। तो वहाँ पे इसकी जो सरबराही कर रहे थे काफ़िले की, वो जावेदुल्ला महसूद जो डीसी हैं वो लेकर जा रहे थे। काफ़िले के ऊपर फायरिंग हुई है और 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं, डीसी समेत, और फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई की गई है। बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं सूबाई हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी। अब दोबारा जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो काफ़िले को रवाना किया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक ये इंतहाई अफसोसनाक है। अमन के दुश्मन जो है वो बार बार कोशिश करते हैं कि अमन की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। अब नाजरीन, कल जो खबरें आई थी मैंने आपको अपने आखिरी वीलॉग में बताई थी कि सऊदी अरब को लेकर के कुछ उम्मीदें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। इसको एक बारीक वारदात के तौर पे भी आप देख सकते हैं। यानी चंद लोगों ने खबर ये दी थी और ये फीडेड खबर थी। खबर ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान या उनकी फैमिली के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया है उनकी फैमिली के ज़रिए से कि आप पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कुछ भी चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दीजिए और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से या इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के हवाले से किसी किस्म की आवाज़ ना उठाएं। और दावा यह किया गया कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है या हुक्मरान है वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। अब इसके अंदर जो है ना वो 2 वारदातें थीं। एक तो पहली वारदात तो ये है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़राब किए जाएँ, क्योंकि हुकूमत इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिसके पीछे पड़ जाता है वो ये नहीं देखता ये किसी मुल्क का सदर है या वज़ीर आज़म है, वो ये नहीं देखता कि कोई बादशाह या कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो उसके पीछे लग जाते हैं, वो परवाह नहीं करते, वो खुलकर अपनी बात करते हैं। तो इन्हें लगा कि शायद मोहम्मद बिन सलमान के पीछे भी इसी तरह का ये अटैक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लड़ते 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 बड़ा सियाना हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब को टैग करके और उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वाकई आप इमरान खान से नफरत करते हैं। ये जो क्लेम कर रही है हुकूमत के इमरान खान से, या हुकूमत के लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप इमरान खान से प्यार नहीं करते और आप इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया लेकर लॉबिंग करने के लिए अमेरिका की आने वाली हुकूमत के पास गए हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने बड़ी समझदारी से इस मामले को ऐसे उठाया और एक नई लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ने पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है कि मुंह उठा के गाली दे दी। ये देखते हैं कि जनाब किसके साथ लड़ाई करनी है और किसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, और कहीं पे लड़ाई सूट करती है और कहीं पे नहीं करती। बहरहाल जिन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ी सपोर्ट सऊदी अरब से मिलेगी तो वो अमेरिकन सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, उनके लिए 2 बुरी खबरें हैं। और 2 बुरी खबरें जो है वो दोनों खवातीन हैं जिनके हवाले से ये खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये है कि व्हाइट हाउस ने एक नई अपॉइंटमेंट की है, व्हाइट हाउस की जाने से एक नई अपॉइंटमेंट है जो हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया है मॉर्गन ऑर्टेगस को। ये जो खातून है लगभग 42 साल खातून है और ये बड़ी ज़हीन खातून है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा साथ दिया है। इनके बारे में पहले भी मैंने एक वीलॉग में बात की थी। इनको नायब खसूसी सदारती एलची मुकर्रर किया गया मिडल ईस्ट के लिए। अब ये खातून के वहाँ नामजद होने से फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिडल ईस्ट जब आप बोलते हैं तो फिर आप उसके अंदर शामिल करते हैं सऊदी अरब को, ओमान को, यूएई को और कतर को, बहरीन को, कुवैत को। ये सारे मुल्क मिडल ईस्ट हैं। तो इन सारे मुल्कों के अंदर यानी इन्हीं का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आता है ना। या पाकिस्तान अगर कोई लॉबिंग कर रहा है तो सऊदी अरब के ज़रिए से या यूएई के ज़रिए से या सऊदी अरब के ज़रिए से ही करेगा ना। तो वहाँ पे जिस खातून को लाकर लगाया गया है वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें खुद करती रही हैं, अब उनकी वीडियोज़ भी निकल आई हैं। यानी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के उन लोगों को लगा रहा है अहम तरीन ओहदों पे जो इमरान खान के फ़ैन हैं। अब ये खातून जो है वो भी इमरान खान साहब की तारीफ़ करती रही है माजी में, इनके क्लिप भी सामने आ गए। तो मिडल ईस्ट में इनका आना इस बात का इशारा है ये मिडल ईस्ट को कंट्रोल करेंगी। लाजमी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान से डील करना होगा, या जो दुबई के हुक्मरान है या ओमान के हुक्मरान है या बाकी हुक्मरान है उनसे जब डील करना होगा तो यही खातून डील करेंगी और ये फिर अपना टाइम मिडल ईस्ट में गुजारा करेंगी। तो ये जो खातून है ये तो पहले से ही इमरान खान के बारे में बड़ी तारीफ़ कर रही हैं। तो एक तो उनका जो बयानिया उसको ये धचका लगा। दूसरा, टैमी ब्रूस एक और खातून है। ये जो टैमी ब्रूस है इन्हें एक बहुत अहम जगह पे अपॉइंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इन्हें लगा दिया है स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन।
ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लगाया और लंबी चौड़ी इनके बारे में जो है वो एक बयान भी जारी किया गया। अब टैमी ब्रूस का एक मैं आपको निकाल के सुना देता हूं, इनका अपना एक ट्वीट, उसमें ये कहती है कि इट्स ऑलवेज अ शॉक, ये एक बहुत बड़ा धचका है। शॉकिंग अपोजिशन विक्ट्री थ्रोन पाकिस्तान इनटू chaos. The party of Imran Khan, the jailed former prime minister, took the most seized, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. वो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान है ना, उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत पैदा कर दी है। इमरान खान ने जेल से बैठ के शिकस्त दे दी है सबको और एक पाकिस्तान के अंदर क्योस पैदा हो गया और ये एक बड़ी शॉकिंग किस्म की अपोजिशन की विक्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। ये जनाब ये खुद इस बात को मानने वाली हैं और ये तर्जुमान है। अब देखिए, इससे पहले जो तर्जुमान थे व्हाइट हाउस के, वो जब भी उनसे पूछा जाता था वो कहते थे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है, हम चाहते हैं जी अच्छे इलेक्शन हो, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि पाकिस्तान के इलेक्शन को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता जिसको दीवार के साथ लगाया गया, जिसके लीडर को जेल में डाला गया। लेकिन ये जो अब स्पोक्स पर्सन आ रही हैं अमेरिका की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की, वो पहले से ही इस बात की मानने वाली है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इलेक्शन जीता था और वही इस मुल्क के हकीकी हुक्मरान हैं। तो ये एक धचका तो लगा है उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने उम्मीदें बांध ली थी कि शायद कोई एक ऐसी सिचुएशन बन गई है मिडल ईस्ट से या सऊदी अरब से जिसके नतीजे में अमेरिका आने वाले दिनों में इमरान खान के बारे में किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं लेगा। हो सकता है कि चंद % का चांस है, हो सकता है कोई अंदर खाते बातचीत चल रही हो, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को लेकर थोड़ी सी हसास है। लेकिन जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसी को तो शिकस्त दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो यही तो चाहते हैं कि दुनिया में जो डीप स्टेट के एक्टर्स हैं या जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं उन सबको शिकस्त होनी चाहिए, और यहाँ पे इमरान खान ने भी उन्हें शिकस्त दी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। अब जनाब एक और चीज़ बड़ी अच्छी है और ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत को आलमी सतह पे या लोकल लेवल पे किसी किस्म का कोई बहाना देना नहीं चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जनाब ये तो हमारे साथ बात ही नहीं करते, ये हमारे साथ मुज़ाकरात ही नहीं करते, तो हम किस तरीके से इनको इंसाफ फराहम करें, ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत कर रही है। तहरीक इंसाफ ने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आ भी गया 6 तारीख वाला, तो तब भी बेफिक्र रहे, हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, हमें पता है इमरान खान के खिलाफ ही फैसले आने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ ऐसे लोग जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं वो ये दावे करना शुरू हो गए हैं कि 6 तारीख को भी जो इमरान खान साहब के हवाले से फैसला महफूज किया गया था गुज़िश्ता महीने, जो पहले सुनाया जाना था गुज़िश्ता महीने, फिर सुनाया जाना था 6 तारीख को, अब जनाब उसको मज़ीद डिले कर दिया गया है और हो सकता है कि 6 तारीख को भी वो फैसला ना सुनाया जाए। मेरे ख्याल में अभी तक जज को तो नहीं पता कि उसने फैसला कब सुनाना है, लेकिन जो हमारे टाउट हैं कुछ ऐसे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे राब्ते में हैं, उनको इस बात का पहले से आइडिया है कि जनाब फैसला जो है वो कब सुनाया जाएगा, क्योंकि उन्हें वहाँ से पता चलता है जहाँ से फैसले जारी होते हैं, जहाँ से अहकामात जारी होते हैं, जहाँ से बताया जाता है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। बहरहाल PMLN ने भी ये कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात जारी रहते हैं इमरान खान को सज़ा होने की सूरत में भी, लेकिन अगर 6 तारीख को भी ये सज़ा नहीं होती तो फिर बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर। यानी अदालती निज़ाम इंतज़ार कर रहा है कि PTI के और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो हमने क्या फ़ैसला देना है, या PTI के और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हमने क्या फ़ैसला देना है। क्या अदालती फ़ैसला मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी के साथ मशरूत है जो जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं? जज साहब को तो फैसला देना था आज से 15 दिन पहले, तब फैसला नहीं दिया तो 15 दिन बाद दे देते 6 तारीख को। लेकिन अगर वो 6 तारीख को भी नहीं देते तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर जहां पहले ही बहुत सारे सवालात खड़े हैं वहां ये एक सवाल और खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से। ये वो लोग हैं जो एक कमेटी बनी हुई है मुज़ाकराती कमेटी, वो इमरान खान साहब से मिलकर रहनुमाई लेना चाहते थे, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात नहीं हो सकी। मुमकिन है हफ्ते को उनकी मुलाकात हो जाए या मंडे को उनकी मुलाकात हो जाए, आने वाले दिनों में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हुकूमत ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है और तस्लीम किया है कि बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो लोग हैं उनकी इमरान खान साहब से, ताकि वो वहाँ से रहनुमाई लेकर आए। राणा साहब ने एक बड़ी अजीब बात की। राणा सनाउल्लाह साहब समझ रहे हैं जैसे उनका लीडर कैद था वैसे ही इमरान खान कैद है। राणा साहब ज़रा जाके जेल में देखें ना इमरान खान कैसे कैद है।
या थोड़ी इतला लेकर देखें। उन्हें लगा जैसे PMLN के लोग अंदर जाते थे बाहर आते थे, वैसे ही इमरान खान भी अंदर जा रहे हैं और उनके लोग जाकर मिलते हैं। तो राणा साहब ने कहा जी आप कागज़ और पेंसिल लेकर जाएं और लिख कर लाएं इमरान खान साहब जो बात करते हैं। तो उसमें PTI वालों ने बताया जी हमारी तो अंगूठियाँ और घड़ियाँ तक उतार लेते हैं, हमारी तो एक एक चीज़ जो है वो उतरवा लेते हैं, और जितनी चेकिंग हमारी अंदर जाते हुए होती है उससे ज़्यादा चेकिंग हमारी बाहर आते हुए होती है, और किसी किस्म की कोई चीज़ कागज़ पेंसिल सवाल ही पैदा नहीं होता वो अंदर जाने दें। वो वकील बेचारे जो अदालत के अंदर जाते हैं उनके पास कोई पेन होता है तो वो पूरा पूरा यहाँ तक तो पूरे हाथ के ऊपर वो लिख कर लाते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या बात की है। तो राणा सनाउल्लाह साहब गिज्जे हुए हैं उन अदालतों और जेलों के जो परवेज मुशर्रफ के दौर में थी या जो अभी है। अभी इस दौर में जो हो रहा है, राणा सनाउल्लाह को आइडिया भी नहीं है शायद कि जेलों के अंदर किस किस्म का सलूक किया गया, जिन लोगों को लापता किया गया उनके खिलाफ किस किस्म का सलूक किया गया है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक सवाल उठाया कि क्या इस पर कमीशन बना दे कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर वफाक के ऊपर हमलावर हुई थी। ये एक तरह की धमकी है कि जनाब आप वफाक के ऊपर हमलावर हुए थे, हम फिर बना देते हैं कमीशन, आप भी फंस जाएंगे। तो मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया था जब उनके पास पंजाब में हुकूमत थी, उन्होंने अनाउंस किया था। तो तब भी फिर आप कह सकते हैं कि एक जमात वफाक के ऊपर हमलावर हुई थी। कई मरतबा आप लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब आए हैं। अभी हाल ही में आपने 15 मई 2023 को जब हर तरफ आपका तोती बोलता था तो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो धमा चौकड़ी की, मैं तो उस वक्त अंदर था, मैंने बाद में वो विजुअल्स देखे वापस आने के बाद, कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पुतले जलाए, उनको गंदी गालियां दी, वहां पे आकर बाहर बहुत खौफनाक किस्म का एहतजाज किया और बंदे कहां कहां से इकट्ठे करके आप ले आए। इससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया हुआ है और जजों को बेचारों को अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो ये सारी इंक्वायरियां इकट्ठी कर लीजिएगा। लेकिन 26 नवंबर को जो डी चौक में कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से इंक्वायरी मांग रही है और उसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए, ये उनकी एक जायज़ डिमांड है। 26 नवंबर के हवाले से नाज़रीन जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 40 मजीद लोगों की जमानतें मंजूर हो गई हैं। यानी रोज़ाना 30, 40, 50, कभी 100 के करीब ये जमानतें मंजूर होती जा रही। वो हज़ारों बंदे पकड़ लिए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जमानतें हो रही हैं, बंदे बाहर आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थोड़े दिनों के अंदर ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों की जमानतें हो जाएंगी। और फिर अगर जो लाहौर के अंदर 4-5 बड़े रहनुमा गिरफ्तार हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, जिनके अंदर उमर चीमा साहब हैं, जिनके अंदर बहुत बीमार हैं वो एजाज चौधरी साहब सेनेटर, उनको एक मरतबा भी नहीं आने दिया वहाँ पे उनकी सेनेट के सेशन में, तो वो हैं। और भी लोग हैं। तो इन लोगों को अगर छोड़ दिया जाता है और जो लोग लापता किए हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है तो इमरान खान साहब को एक अच्छा जेस्चर मिल जाएगा कि वाकई में एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से बाहर निकालना चाहती है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं वो अब ये दावे कर रहे हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने 19 लोगों को छोड़ा है जिन्हें मिलिट्री कस्टडी में रखा गया था और फटाफट फैसले देकर पहले अपनी जान छुड़ाई और अब जो है वो माफ़ी का ऐलान भी किया गया है, तो ये एक अच्छा जेस्चर देना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट के जनाब हम एक गुडविल जेस्चर दे रहे हैं। लेकिन उसमें हसन न्याजी ने इनकार किया है, कुछ और लोग हैं वो भी अभी रहम की अपील में नहीं जा रहे। अब एक चीज़ और है नाजरीन, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार है वो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। वजह यह है कि इसमें समीना पाशा साहिबा ने इसको रिपोर्ट किया है। मैं उन्हीं के हवाले से आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब साथ साथ मुज़ाकरात तो कर रहे हैं ताकि हुकूमत को भागने का कोई मौका या बहाना ना मिले, लेकिन सेम टाइम में उनकी जो एक तहरीक चल रही है सिविल नाफरमानी की वो भी जारी है। और इसके पहले मरले में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा था कि आपने अपनी रेमिटेंसेज नहीं भेजनी। अब जो दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों का रिकॉर्ड आया उसके मुताबिक फॉरेन रिजर्व में $404 मिलियन की कमी हो चुकी है। ये समीना पाशा साहब ने रिपोर्ट की। इसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अब रेमिटेंसेज नहीं भेज रहे। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसका हकीकी तौर पर पता चलेगा वो जनवरी का महीना जब पूरा गुजरेगा तब आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि 2024 के जनवरी में कितना पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजा, 2023 के जनवरी में कितना भेजा, 2022 के जनवरी में कितना पैसा भेजा और 2025 के जनवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कितना पैसा भेजा। तो वहाँ से आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना आसान रहेगा कि ओवरऑल ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजे हुए पैसे में कमी हुई है या वो ज़्यादा हुआ है। वैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस हुकूमत ने अपना दुश्मन बना लिया। ये 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनके साथ ऐसी बर्बरियत की गई है, यानी इनको बाहर मुल्कों में परेशान किया गया, कभी धमकियां लगाई गई कि आपके पासपोर्ट और आपके कागजात ज़ाया कर देंगे, कभी इनको ताने दिए गए कि तुम बाहर रहते हो, बाहर की सोचो, इधर की मत सोचो,
तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, इनको ये भी कहा गया, यानी इनके पैसे सबको चाहिए लेकिन इन्हें वोट का हक भी नहीं दिया गया, इनके हकूक छीने गए, इनको ताने दिए गए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उनको तंग किया जाता है, बड़े गौर से उनको देखा जाता है कि ये उनमें से तो नहीं है जो सोशल मीडिया को चलाते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जितना परेशान किया गया है उसके रद्देमल तो उसका आना ही है। और इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूदा रजीम से कितने ज़्यादा खाइफ है। एक खबर और है नाज़रीन, और वो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसले हैं वो अभी तक फराम नहीं किए गए। बहुत सारे लोगों ने अपील की, जनाब हमारे फैसले हमें दिए जाएं ताकि हम अपील में जाएं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले अभी तक लोगों को नहीं दिए जा रहे। हत्ता कि मैं हैरान हूं कि जो रहम की अपीलें लिखवाई गई थी वो अपीलें मंजरेआम पे आ गई, लेकिन जो फैसले जिनकी बुनियाद के ऊपर सजाएं दी गई थी, जिनके बाद रहम की अपील की गई थी, वो फैसले अभी तक मंजरेआम पे नहीं आए। वो सारे लोग कह रहे हैं जनाब जो फैसला हमारे बारे में लिखा है वो फैसला तो फराम करें ना, किस बुनियाद पर आपने फैसला किया है, ताकि हम जाएँ और जाकर दूसरी अदालत में अपील करें कि जनाब हमारी जान छुड़वाएं, ये गलत फैसला हमारे खिलाफ हो गया है। लेकिन ये भी एक तारीख का अनोखा वाकया है कि यानी पूरी दुनिया देख रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने क्या किया पाकिस्तान में, और ये अनोखा वाकया ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दे दी हैं लेकिन सजा का फैसला फराम नहीं कर रही। हालांकि जहां पे भी आपको सजा होती है किसी भी अदालत में, फौरी तौर पे आपको फैसले की कॉपी मिल जाती है और उस कॉपी की बुनियाद के ऊपर आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपील में नहीं जा पा रहे लोग। तो अगर तो लोगों ने अपील में जाना है तो फिर उनको मिलिट्री कोर्ट का फैसला चाहिए होगा, जो अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा। एक और नाज़रीन खबर है, साबिर शाकिर साहब ने भी इसको शेयर किया है, मैं चाहता हूं कि मैं वहीं से आपको पढ़ के सुना दूं कि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है इसका विजन ये है कि दुनिया में पाकिस्तान का पहला नंबर आ गया है। इंटरनेट की बंदिश से जो नुकसान हमने उठाया उस ज़ुमरे में पाकिस्तान की तबाही हुई है, मईशत की तबाही हुई है। इंटरनेट बंद करके 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स का नुकसान किया गया है। साथ में उन्होंने अब्दुल मुईज़ मलिक साहब की एक रिपोर्ट जो है वो भी शाया की है, और इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा फिगर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में किस तरीके से इंटरनेट को बंद किया गया और किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान नहीं है, और ये हमने डेलिबरेटली पाकिस्तान को दिया सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है या जो उसका नैरेटिव है वो पसंद नहीं है तो उसको डिजिटल दहशतगर्द करार दे देते हैं, और फिर उसको रोकने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको बंद कर देते हैं, और बाद औक़ात आप इंटरनेट ही बंद कर देते हैं। उसको बंद करने से जो पाकिस्तान के अंदर जितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, यानी इंडिया का आपको पता है कितना उनका आईटी का एक्सपोर्ट है, ज़रा गूगल करके आप देख लें। 200 अरब डॉलर की उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट्स किए हैं। ये 200 अरब डॉलर वो है जो इंडियंस इंडिया में ले गए कमा कर, जो इंडिया से बाहर उन्होंने पैसा रखा है, यानी वो सारा पैसा इंडिया में तो नहीं ले जाते, यानी अगर वो दुगना काम करते हैं तो बहुत सारे लोग अपना पैसा बाहर मुल्कों में ही रखते हैं, इंडिया में मंगाते ही नहीं है। कईयों का पैसा अमेरिका में पड़ा होगा, यूरोप में पड़ा होगा, वहाँ वो प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, वहाँ वो पैसा खर्च कर देते हैं। तो 200 अरब डॉलर अगर वो अपने मुल्क में ले गए हैं आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से, तो 200 अरब डॉलर तो उनका बाहर भी पड़ा होगा। आप देखें इंडिया कितना कमा रहा है और पाकिस्तान 3-4 अरब डॉलर तक नहीं पहुँच पा रहा। उसकी वजह क्या है? हमें तो बहुत तेज़ी से ग्रो करके 15 से 20 अरब डॉलर तक पहुँचना चाहिए था, हर साल इसको दुगना होना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। और जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें भी जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो काम करते हैं, जो थोड़े से ज़्यादा डॉलर कमाते हैं, वो फिर पैसा पाकिस्तान में नहीं मंगवाते। पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है उसकी सूरत हाल आपके सामने है, रहने के काबिल हमने छोड़ा नहीं, रूल ऑफ लॉ आपके सामने है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक आपके सामने है, अदालतों में जो इंसाफ मिल रहा है वो आपके सामने है, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके सामने है। तो जब ये सारा कुछ आप पाकिस्तान में करेंगे, जुल्म बर्बरियत और ज्यादती करेंगे, तो लोग पैसा पाकिस्तान में नहीं लाएंगे। तो जितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आता है उससे ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर रोक लेते हैं पैसा। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसको तभी एड्रेस किया जाता है जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिस पे लोग ट्रस्ट करेंगे। पाकिस्तानियों के हवाले से, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि 2024 का जो साल है वो बदतरीन साल रहा पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हवाले से। मीडिया वॉचडॉग की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए 2024 बदतरीन साल है। 6 सहाफ़ी अपनी जान से गए, जबकि 57 सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग के दौरान तशद्दुद और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा है। ये रिपोर्ट कहती है कि ये खतरनाक तरीन और बदतरीन साल था पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए 2024। ये तमगा भी इस हुकूमत को लग गया है। 6 सहाफ़ी जांबक हुए, 11 पर कातलाना हमले हुए, 57 को मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल का सामना रहा, धमकियां, हमले और उनको हरासा किया गया। 9 ख़वातीन सहाफ़ियों को भी धमकियां दी गई। पहले नंबर पर जो सूबा रहा जहां पर सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को तंग किया गया
वो एक ऐसी हुकूमत का सूबा है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की वहां हुकूमत है जो अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरी चैंपियन कहते हैं। और बेशर्मी की इंतहा यह है कि उनका चेयरमैन कहता है कि ब्रूट मेजॉरिटी और डंडे वाली जमहूरियत में लेकर आऊंगा इस मुल्क में। यह है बिलावल जरदारी का सूबा सिंध। वहां पे सबसे ज्यादा सहाफियों के साथ मसाइल और सहाफियों के साथ खिलाफ वर्जियां हुई हैं, ये सिंध में हुई है। नंबर 2 पे पंजाब, मरियम नवाज। नंबर 3 पे इस्लामाबाद, यहां पे जनाब मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। तो आप अंदाजा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने बदतरीन हालात हैं, लेकिन सहाफी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में महफूज हैं, सिंध में, पंजाब में और इस्लामाबाद में महफूज नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए। कुछ मिसालें मेरे सामने हैं, आप ये देखें जो असद तूर के साथ हुआ, कैसे गिरफ्तार करके रगड़ा दिया गया। 4 मरतबा इस साल में मुझे गिरफ्तार किया गया। हामिद मीर के साथ क्या हुआ, उनको जान का खतरा था और बाकायदा रिपोर्ट्स थी, और उनको बहुत सारी जगहों पे हामिद मीर साहब को मैंने भी उनको मिलकर पूरी रिपोर्ट दी थी, उनको खुद भी आइडिया था, तो उनको भी बहुत धमकियां दी गई। मोतीउल्लाह जान, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया, नशा ही डाल दिया उन पे। साकिब बशीर, इन दोनों को इकट्ठे अगवा कर लिया गया, जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। शाकिर रवान साहब को जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। मुझे हज से जाने में इन्होंने रोक लिया। समी इब्राहिम साहब बड़े लंबे अरसे से अपनी फैमिली को नहीं मिल पा रहे, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बैन लगाया हुआ। मुहित पीरजादा साहब और दीगर सहाफी जो पाकिस्तान से बाहर है बेचारे, अब साबिर शाकिर साहब हैं, वजाद साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, अहमद नूरानी, ये पाकिस्तान में नहीं आ पा रहे। इनके लिए हालात बहुत तंग किए गए हैं, इनकी जान खतरे में, इनकी प्रॉपर्टी यहां पकड़ लेते हैं। तो पाकिस्तान में सहाफियों के लिए एक जहन्नुम बनाया गया है और डेलिबरेटली बनाया गया है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बोले वो हमारी तारीफ करे, जो हम कहते हैं वही सब कहे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।